नमस्कार। हम लोग संधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे और संधि का जो टॉपिक हमें शुरू करना है। और क्योंकि हमने आरएस की सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले ही, और पीएसआई के सिलेबस के बारे में भी हम लोग परिचर्चा कर लेंगे। और उन सब एग्जाम में जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ पे संधि हिंदी का आधार है और संधि को पढ़ना जरूरी है। हिंदी पढ़ना है तो संधि को पढ़ना ही पड़ेगा और संधि हिंदी का आधार है। और संधि का क्या मतलब होता है और संधि में किस प्रकार से नियमों से जोड़ा जाता है और संधि से किस प्रकार का शब्दों का अनुशासन मतलब अनुशासन होता है। शब्दों का अनुशासन से शब्द जुड़ते हैं और जुड़ने का एक अनुशासन होता है। वो सब हम लोग संधि में डिस्कस करेंगे। और संधि के बारे में हम लोग देखें तो संधि का जो एक शाब्दिक अर्थ है वो हम समझे तो ये जो है सम सम मतलब समान रूप से, धी मतलब धारण करना। संधि का जो खुद का जो तोड़ है, संधि का जो विच्छेद है वो सम प्लस धी है, समान रूप से धारण करना। तो समान रूप से किसको धारण करना, तो समान रूप से हम लोग धारण करने की बात करें कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है समान रूप से धारण करना। समान रूप से धारण करना, समान रूप से धारण करना, ये होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान रूप से धारण करना। तो हम लोग पहले तो इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे कि संधि होती क्या है, ये जानेंगे। और उसके बाद में हम आगे का परिचर्चा करेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। और स्वर संधि के बारे में आज हम लोग विवेचना करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, संधि की जो परिभाषा क्या है कि संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार कि दो, ये परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि है। ठीक है, तो संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के उत्पन्न, दो या दो से अधिक वर्णों के यानी कि वर्णों के मेल से, कि वर्ण दो वर्ण होंगे उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंज। ये कैसे होता है? तो इसलिए अब मैं जो एक सिंपल सा एग्जांपल जो संधि स्टार्ट करें उसके साथ में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग समझे कि एक शब्द होता है सेना, और सेना का जो मैन होता है वो होता है अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो आ है और आ मिलके ये सेनाध्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेनाध्यक्ष। इसमें विकार क्या उत्पन्न होगा कि ये इसमें जो अ है वो गायब हो गया, तो इस तरह से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे क्या बोलते हैं? संधि। जैसे कि एक और उदाहरण लेके देखें तो एक और हम लोग देख सकते हैं कि एक होता है दीप। दीप किसको बोलते हैं? दीपक को बोलते हैं। और अवली, अवली मतलब माला या पंक्ति। तो दीपों की जो पंक्ति होती है कि दीप ही दीप, जहां देखो वहां दीप, ऐसे दीप 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 लगे हुए, तो उससे बोलेंगे दीपावली, दीपावली। इसमें विकार क्या उत्पन्न हुआ कि इसमें जो अवली एक्स्ट्रा थी वो उसमें अ जो गायब हो गया, और ये अ और यहाँ पे अ दोनों जुड़ के आ हो गया। तो आ इसमें इसमें आ का आगम हो गया। तो इस तरह से जो ये है, ये हमने विकार की बारे में चर्चा करी। ठीक है, और ये है संधि की बेसिक डेफिनेशन, ये परिभाषा है। ये शाब्दिक अर्थ है और ये दो उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि विकार किस तरह से उत्पन्न होता है। तो बाकी हम लोग संधि के जो नियम पढ़ेंगे उसमें और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि संधि के प्रकार।
संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो उसमें ये है कि संधि के जो प्रकार होते हैं तीन। एक तो जो वर्ण होते हैं किस किस प्रकार के, एक वर्ण होता है स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन होता है, और तीसरा होता है विसर्ग होता है। तो उसी के आधार पे ये जो संधि है ये तीन प्रकार की होते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में बात करें तो स्वर संधि में क्या होता है कि दो वर्ण होते हैं, प्रथम वर्ण भी स्वर होता है, द्वितीय वर्ण भी स्वर होता है, यानी कि स्वर और स्वर के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या परिभाषा होगी कि स्वर और स्वर वर्ण दोनों से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसको बोलते हैं कि स्वर और स्वर मिलने से जो उत्पन्न विकार है वो स्वर संधि है। जबकि व्यंजन संधि जो है वो आगे तीन प्रकार की हो सकती है कि या तो कोई स्वर है वो किस में जुड़ रहा है, व्यंजन के साथ में मिल रहा है, या कोई व्यंजन है वो किसी स्वर के साथ में मैच हो रहा है, और या फिर कोई व्यंजन है वो स्वयं व्यंजन के साथ में मिक्स हो रहा है या मेल हो रहा है उसका, तो वो सारी व्यंजन संधि है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक व्यंजन होना कम से कम अनिवार्य है, दो होंगे तो भी चल जाएगा। तो ये इसकी व्यंजन संधि की विशेषता है, व्यंजन संधि में व्यंजन होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की जो परिभाषा ये है कि एक तो विसर्ग होगा, ठीक है, और विसर्ग की जो मात्रा है वो ये है। ठीक है, विसर्ग का जो मेल होगा या तो स्वर के साथ कर लो या फिर व्यंजन के साथ कर लो। विसर्ग का स्वर के साथ में मेल हो चाहे व्यंजन के साथ में मेल हो, तो दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि दोनों ही स्थितियों में विसर्ग संधि होगी। तो हमने संधि के जो प्रकार के बारे में देखा। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है उसमें स्वर और स्वरों को मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, या व्यंजन और स्वर का मेल होता है, तीनों स्थितियां होती हैं। और उसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर अथवा विसर्ग प्लस व्यंजन, इस तरह की जो संधि है और संधि का हमने ये सिर्फ प्रकार देखे हैं। तो ये संधि के प्रकार हो गए। और जिस तरह से हमने देखा कि इस संधि में जो संधि की जो एक ही हम शब्द में देखें तो संधि का मतलब होता है विकार उत्पन्न। परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि संधि में विकार उत्पन्न होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज होता है। चेंज के बिना संधि का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है कि दीप प्लस अवली दीपावली हो रहा है, तो यहाँ पे आ शब्द है उसका आगम हो रहा है, तो ये इसमें चेंज है। ठीक है, पर हम आगे देखें तो हम लोग संयोग के बारे में बात करें। एक संधि होती है, दूसरा होता है संयोग। संयोग में क्या होता है कि संयोग में वर्ण तो मिलते हैं, क्या होते हैं, वर्ण तो मिलते हैं, किंतु विकार उत्पन्न नहीं होता है। सेम सेम संधि की जैसे परिभाषा होती है, संधि की तरह ही होता है, किंतु इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। कि इसकी परिभाषा क्या होती है, वर्णों के मेल के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो, संयोग कहलाता है। संयोग किसको बोलते हैं कि वर्णों का मेल तो होता है किंतु उस
उससे किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। ये एक बड़ी बात है। संयोग की विशेषता क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक होता है मुक्त, मुक्तावली एक शब्द है, जैसे हमने इससे पहले देखा था दीप धनावली दीपावली, उसी तरह मुक्तावली शब्द है। क्या मुक्तावली का जो मेल कैसे होगा? अच्छा, जिसके लिए दो शब्द मैं बता देता हूं। एक है मुक्त और अवली, और दूसरा है मुक्ता प्लस अवली। इसका क्या उत्तर होगा? 10 सेकंड का टाइम है, सोच के बताइए। मुक्त प्लस अवली या मुक्ता प्लस अवली? तो आपने सोचा होगा। इसमें जो मुक्त, मुक्त का मतलब होता है फ्री, मुक्त का मतलब होता है फ्री, मुक्त कर दो, छोड़ दो, है ना। तो मुक्त का मतलब जो फ्री का सेंस तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो शब्द जुड़े हैं, एक है मुक्ता और एक है अवली, एक है मुक्ता और अवली, ठीक है। तो मुक्तावली में क्या है? जो मोतियों की माला है उसके लिए जो शब्द यूज हुआ है मुक्तावली। मुक्तावली में तो हाँ, इसमें मुक्तावली में क्या है? मुक्त धन अवली। तो इसमें मुक्तावली में क्या हो रहा है? इसमें तो विकार उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें मुक्त, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया था, और इसका मतलब ये जो है ये तो हमारे लिए नहीं है, और ये जो है हमारे लिए राइट है। मुक्तावली में क्या है? ये जो मुक्ता मतलब बोलते हैं मोती को, और मोती की जो माला होती है ये। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या संधि है अथवा संयोग है? तो यहाँ पे हमारे संधि है। जबकि एक और शब्द है, उस शब्द का मतलब है, उस शब्द, वो शब्द लेते हैं तो यहाँ पे संधि है। संयोग, संयोग के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो है मुक्त, एक शब्द है मुक्ताहार। अब यहाँ पे हमने मुक्ता मुक्ता शब्द में जानबूझ के दो शब्द लिए कि मुक्ताहार, मुक्ताहार एक शब्द ही है, इसका मतलब होते हैं मोती का हार। मुक्ता किसको बोलते हैं? मोती को, ठीक है। तो मुक्ता और हार, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हुआ है? इसमें यहाँ पे देख, जैसे मुक्ता है और अवली है, तो इसमें अवली का अ गायब हो गया और उसकी जगह अवली जुड़ गया सीधा। तो इसमें जो मतलब आ और अ मिलके आ बन गया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, हार अपने आप में अलग है और मुक्ता अलग है, तो मुक्तावली है। मुक्तावली में क्या है? यहाँ पे संधि नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संयोग है। तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? संयोग का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये संयोग का उदाहरण है, न कि संधि का, ठीक है। और इसकी तरह एक और शब्द ले लेते हैं, वो शब्द है आपके मुक्ता, जैसे कि स्वर्णहार। अब सोने का एक मोती का हाल है, हार है, एक स्वर्ण का हार है, तो स्वर्णहार, स्वर्ण मतलब सोने का हार। तो इसमें भी अलग अलग शब्द है, न कि इसमें किसी भी प्रकार का जो संधि है या फिर विकार है या किसी प्रकार का जो परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। सोने की तरह एक होता है चांदी, चांदी को बोलते हैं रजत हार। तो रजत हार है, तो इसे इसमें भी किसी भी प्रकार का जो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो रजत हार में भी रजत और अलग पड़ा है शब्द, और हार भी अलग पड़ा है। तो ये जो है ये संयोग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संयोग के उदाहरण, न कि संधि के। और आपको एक पता है कि एक होता है पुष्प, पुष्प बोलते हैं फूल को, पुष्प फूल का जो हार होता है उसे बोल रहे हैं पुष्प हार। तो इस तरह से हार किसी भी चीज का हो सकता है, जो गले का हार होता है उसके लिए है। तो ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द जिसमें हार हार शब्द ही जुड़ा हुआ है, तो ये सारे संयोग के उदाहरण है, न कि संधि के। तो हम लोग वापस संधि पे आते हैं, और संयोग के बीच में उदाहरण और लेते रहेंगे, पर अब हम वापस संधि पे आते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग जो है वो स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वर संधि की क्या परिभाषा है? पहली बात तो ये है कि स्वर संधि की परिभाषा होती है कि स्वर की प्रथम जो वर्ण होता है वो भी स्वर होता है, और द्वितीय वर्ण होता है वो भी स्वर होता है। तो स्वर और स्वर से मिलने, स्वर और स्वर के मिलने से
उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की क्या परिभाषा हो जाएगी कि स्वर और यानी कि स्वरों के मेल के कारण उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। कि स्वरों एक और एक दो हो गए है ना, तो स्वरों के मेल के कारण उत्पन्न विकार या परिवर्तन। विकार आपको सही नहीं लगे तो परिवर्तन लिख सकते हो। विकार क्या है? स्वर संधि है। विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो विकार को स्वर संधि कहते हैं। और विकार मतलब कि जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है केवल स्वरों के कारण। तो स्वरों का यहाँ पे योगदान बढ़ जाता है। तो इसके हम लोग खूब सारे उदाहरण लेते हैं। और हमने जो यहाँ पे पढ़ने का तरीका ये रखा है कि 9 से लेकर 12 तक की जो बुक है उसके सारे एग्जाम्पल लेंगे, और बाकी जो एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड बुक्स के सारे एग्जाम्पल, काफी एग्जाम्पल हम लेंगे, ताकि हमारा जो संधि का टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए। तो संधि के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले जो उदाहरण है वो नवीन हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है 9वीं से लेकर 12वीं, उसके उदाहरण ले लेते हैं। जो मैक्सिमम हो जाएंगे 50-60 एग्जाम दीर्घ संधि के होंगे, तो दीर्घ संधि के उसके उदाहरण देंगे, उसके बाद में आगे के देखेंगे। तो स्वर संधि है, ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो ये स्वर संधि खुद कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। और जो इसमें से भी हमारी जो पहली संधि है वो है दीर्घ संधि। फिर होती है गुण संधि। फिर होती है अयाद। फिर होती है वृद्धि संधि। फिर होती है यण संधि। और लास्ट होती है अयादि संधि। यण संधि और अयादि संधि एक जैसी है, तो अयादि संधि को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अयादि संधि। ये है 5 नंबर। पहले हम इन सारे के नियमों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें इस चीज की आसान रहे कि ताकि हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। हालांकि आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में देखेंगे, पर इनके सारों के नियम एक साथ पढ़ लेते हैं, और नियमों से हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड लेवल पर कवर होगा। तो हम लोग नियम नियम में इसके देख लेते हैं पहले। तो दीर्घ संधि में क्या नियम है? दीर्घ संधि में जैसे कोई अ हो अथवा आ हो, ठीक है, उसका वापस मेल है ना समान जो वर्ण है अ और आ से हो, कि इसी तरह के जो वर्ण है उसी से हो, अ या आ से। और इससे जो है ना शब्द का क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो गया। तो इसमें से जो बड़ा शब्द कौन सा है? आ शब्द, ठीक है। तो आ हो जाएगा। फिर छोटी ई है और बड़ी ई है, और उनका जो वापस मेल है छोटी ई अथवा बड़ी ई से हो, तो इसका भी दीर्घीकरण करना है, जो बड़ी ई अपन को लेनी है, ठीक है। और छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसमें से जो ऊ और ऊ के मिलने से क्या है कि जो दीर्घीकरण वाला है बड़ा ऊ है उसको लेना है। तो इस तरह से जो संधि है, तो संधि की इसकी जो पहचान है, पहचान बड़ी ही आसान पहचान है। आसान पहचान इस हिसाब से है कि इनका जो है क्या है कि दीर्घीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। ये आ हो जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगी,
और ये बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी कि इनका क्या हो गया, दीर्घीकरण, इनका हो गया दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण ही क्या है, स्वर संधि की जो दीर्घ संधि है उसकी उदाहरण है। तो इस संधि का नाम ही इसलिए पड़ा कि इससे जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे विकार क्या उत्पन्न हुआ, विकार जो जो छोटे या बड़े वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, वो विकार दीर्घीकरण का विकार था। क्या विकार था, ये विकार जो है वो बड़ा शब्द हो गया। बड़ा शब्द मतलब अ और अ मिलके आ बन गया, और ये छोटी और बड़ी जो इनके जो मेल से बड़ी ई बन गई, और इनसे जो मेल से बड़ा ऊ हो गया। तो इस तरह से जो इनका क्या हो गया, दीर्घीकरण हो गया। इस कारण से इस संधि को दीर्घ संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये दीर्घ संधि के हमने उदाहरण लिखे। और ये कुल कुल कितनी दीर्घ संधि की कितने टोटल स्थितियां हैं, ये टोटल 12 स्थितियां हैं। 12 स्थितियां किस तरह से हैं, तो उनके बारे में देखें। तो हम लोग सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में बात करें। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की जो टोटल स्थितियां कितनी है, 12 स्थितियां। उसमें से जो फर्स्ट स्थिति क्या है, अ अथवा आ है, वो जो मिलता है अ अथवा आ से, और इनका क्या हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है, आ हो जाता है। तो ये जो 12 स्थितियां हैं उसमें से 4 तो ये हो जाएगी, 4 ई वाली हो जाएगी, 4 ऊ वाली हो जाएगी। तो इसमें से हम लोग इनकी जो 4 स्थितियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इनकी जो 4 स्थितियां हैं इस तरह से है, एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति, चार स्थिति। पहली स्थिति क्या है, इस अ को ले लो और वापस अ को ले लो, अ और अ मिलके आ बनाएगा। दूसरी स्थिति, ये अ ले लो या आ ले लो, ये जो अ ले लिया, ये हमने आ ले लिया, दोनों में से जो दीर्घीकरण में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तीसरे में क्या, आ और अ ले लो, आ ले लो, ये अ ले लिया, और इससे जो दीर्घीकरण हो गया। चौथी स्थिति, दोनों ही बड़े वाले आ ले लो, आ ले लो, और आ से हमारा जो विकार उत्पन्न क्या हो रहा है, आ। तो कुल मिला के सारी स्थितियां आ हो रहा है। तो इस तरह से सारे शब्द खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो 4 स्थितियां ये हैं, 4 स्थितियां ई की आएगी। ई और ई मिलके छोटी ई और बड़ी ई से मिलती हैं जब, तो बड़ी ई हो जाती है। और ऊ मिलता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है। तो इस तरह की हमारे जो ये कितनी स्थितियां हैं, ये जो 12 स्थितियां हैं, ये दीर्घ संधि से संबंधित हैं। तो वापस आते हैं, दीर्घ संधि को हमने भली भांति समझ लिया। इसमें शब्दों का दीर्घीकरण होता है, यानी कि शब्द बड़े हो जाते हैं, शब्दों का जो अर्थ है वो व्यापक प्रदान कर लेते हैं, बड़ा शब्द हो जाता है। ठीक है, फिर वापस हम लोग आगे की जो हम लोग डिस्कस करें, तो गुण संधि के बारे में डिस्कस करें। तो गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में यह शब्द लेना, अ और आ लेना है। अ अथवा आ ले लिया, ठीक है। अ और आ का मिलान एक तो इससे कराना है, एक इससे कराना है, ठीक है। तो इसका जो अ और आ का जो मिलान, या अ ले लो या आ ले लो, इसका मिलान दो तरह की स्थितियां से हो सकता है, ठीक है। इसमें या तो ई और ई जोड़ दो, ई, छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। और इसमें क्या गुण आ जाता है, ई जब जुड़ती है तो अ से ई जुड़ती है तो आई, है ना। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं। नई स्लाइड पे जो अ है और ई से जुड़ती है तो अपन इसको आई बोलते हैं। आई से जो है वो ए बनता है, ठीक है। और फिर अ या जो आ है उसके साथ में ई या उ दोनों स्थितियों में जुड़े, तो इससे क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनती, अ उ बनता है। औ का मतलब होता है जो ओ के लिए संबोधित किया जा सकता है। तो इनके जो इन जो संधि से जो विकार उत्पन्न हुआ है, उससे जो नए शब्द बने हैं, वो शब्द हमारे क्या क्या हो जाएंगे, एक तो बनेगा ए, एक तो बनेगा एक बनेगा ए, और ये बनेगा ओ। यानी कि इनमें क्या हो रहा हो गया, विकार होके कुछ गुण आ गया। तो गुण कैसा आ गया, ए का हो गया और ओ का हो गया गुण, ठीक है। और ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो गुण संधि के बारे में हमने बात की। इसमें अ या आ और गुण संधि को वापस खोल के देखें, तो मैं खोल के बताना चाहूंगा कि या तो अ है
और अ का जो मेल होता है ई के साथ में तब ए हो जाएगा, और अ का मेल जब इस ई से होता है तब भी ए हो जाएगा, और जब आ का मेल छोटी वाली से हो या बड़ी वाली से हो तो किसी भी स्थिति में ये ज्यादा ए का रूप धारण करता है। और इसी प्रकार जो है अ या आ का मेल छोटा ऊ हो अथवा बड़ा ऊ हो तो दोनों के जो प्रभाव से ओ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ए लगाया था, इस तरह से नहीं होगा, ओनली ए होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने गुण संधि के देख, गुण संधि का हमने छोटा सा फॉर्मूला बनाया कि अ या आ छोटी ई हो या बड़ी ई से जुड़ेगा तो ए बनेगा, जो कि एक मात्रा वाला ए है, जिसकी जो मात्रा है वो मात्रा सिर्फ एक है। तो इसकी जो मात्रा अपन यहाँ पे बना सकते हैं, इसकी जो मात्रा है वो मात्रा इस तरह से, एक मात्रा इस तरह से होगी। ठीक है, और इसकी मात्रा होगी ओ की, एक मात्रा वाला ओ। ठीक है, और अब वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि को हम लोग बिना देखे समझे सोचे विचारे इसके ऊपर दो मात्राएं इस तरह से होगी, दो दो तरह की दो मात्राएं होगी, यानी कि वृद्धिकरण हो रहा है। तो संधि का नाम ही जो विकार से उत्पन्न होता है, यहाँ पे तो गुण आ रहा है, और वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में भी सेम अ या आ है, उसमें जो है ए, और इसमें इसमें भी सेम की सेम शब्द शब्द लेने पड़ेंगे हमको। क्या लेना है कि अ ले लो अथवा आ ले लो, ले लिया। ठीक है, उसका जो मेल करवाना है दो तरह के शब्दों से मेल करवा दो। ठीक है, एक जो है ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी ले लेते हैं, बाकी जो अगले पेज पे ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो बिचक जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे सारे, तो हम लोग इस नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। ये तो अ ले लो अथवा आ ले लो, तो ये दो शब्द हैं, उनका जब मेल जो वृद्धि करवानी है, वृद्धि किससे करवा सकते हैं कि ए से करवा दो या बड़ी आई से करा दो, और ओ से करा दो अथवा औ से करवा दो। दोनों ही स्थितियों में क्या है, जो बड़ी मात्रा हमको लेनी पड़ेगी। बड़ी मात्रा क्या है, इसमें ए हो गई, एडी वाली, और इसमें औ हो जाएगी, न कि ओ। ठीक है, तो एक तो ये मात्रा, दोनों में वृद्धि की मात्रा, इसमें जो आप ये इस तरह की मात्रा होगी, और इसमें जो ओ की औ की मात्रा होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धिकरण हो रहा है, और वृद्धिकरण होने के कारण जो ये संधि वृद्धि संधि के नाम से जानी जाती है। तो ये हम यहाँ से जो देख सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, गुण वाले में यहाँ पे गुण हो रहा है, तो इस कारण से इसे गुण संधि बोलते हैं। और दीर्घ वाले में हमें देखा कि यहाँ पे दीर्घीकरण हो रहा है, तो दीर्घ संधि। तो ये जो है संधि के तीन प्रकार जो मुख्यतः हमने देखे। उसके बाद में हम लोग यण और आयादी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम यण और आयादी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यण संधि, यण संधि, और दूसरी है अयादी संधि। आयादी स्वर संधि, ये सारी संधि है, मैं तो स्वर नहीं लिख रहा हूँ, सीधा संधि लिख रहा हूँ। तो यण संधि है और आयादी स्वर संधि है। तो दो प्रकार की जो संधियां हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो जो यण संधि है, यण संधि के लिए क्या होगा, तो यण संधि के लिए हमने जो विकार उत्पन्न किए थे उन्हीं शब्दों को वापस आपको लेना है। वे शब्द कौन कौन से होंगे कि एक तो शब्द जो ई वाले ले लो, अ और आ को छोड़ दो, और आ को छोड़ के, कि ई अथवा ई ले लो, ऊ और ऊ ले लो, और ऋषि ले लो। कौन कौन से शब्द लेने हैं, तो ये सारे स्वर शब्द लेने हैं जो अ और आ को छोड़ के, क्योंकि जो शुरुआत वाले हमने जो तीनों में लिए थे उसमें क्या लिए थे, उसमें शुरुआत में इसमें भी अ, और ये जो फर्स्ट वाले तो हमें सिंपल सी याद है, क्योंकि इसमें दीर्घीकरण करना, इसमें और आ लिया था फर्स्ट वर्ण, इसमें भी फर्स्ट वर्ण अ और आ लिया था, जबकि इसमें ये चेंज करने। और इसके बाद में कोई असमान स्वर आए, असमान वर्ण नहीं बल्कि स्वर, स्वर वर्ण आना चाहिए। ठीक है, असमान स्वर वर्ण आ जाए तो यण संधि हो जाएगी।
कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। यण में क्या होता है? य होता है, एक तो य आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये किसकी जगह हो जाएगा? और इसकी ई और ई के जगह विकार आके यह हो जाएगा, क्रमशः क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इनकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, जो कि हलंत है, क्योंकि हमने यहाँ पे यण में ये हलंत शब्द यूज किया, तो ये हलंत है, ठीक है। और उ और असमान स्वर में सेम स्वर नहीं आना चाहिए, इसकी जगह अ आ सकता है या कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा वह, ठीक है। ऋषि से हो जाएगा, ऋषि से जो है वो हमारे हो जाएगा अर, ऋषि से हमारे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, ऋषि से र हो जाएगा, ऋषि से क्या हो जाएगा? र। तो ये जो विकार है, और इसकी जो विशेषता क्या है? तो ये सारे जो अपने जो विकार आ रहा है या परिवर्तन आ रहा है, ये आधा वर्ण है, आधा वर्ण। तो आधा वर्ण है, वो किसकी विशेषता है? जो आधा वर्ण हमारी जो विशेषता है वो है यण संधि की। आधा वर्ण यण संधि की विशेषता है, आधा वर्ण यण संधि की विशेषता है। ओके। उसके बाद में अब इसका अपग्रेड करते थे, तो अपग्रेड क्या किया था हमने कि अपग्रेड देखो, सबसे पहले जो हमने बात की, ये दीर्घ संधि तो सिंपल सी है, इसमें अ और आ फर्स्ट लिया, इसमें भी अ और आ लिया, ठीक है। फिर वापस अगले वाले में हमने ई ये वाले शब्द यूज लिए। अब हम लोग ये वाले शब्द लेंगे, ये वाले जो अपग्रेड शब्द है उनका हम लोग यूज करेंगे। अपग्रेड शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ए और आई ले लो, और ओ और औ ले लो। उसके साथ में क्या क्या जोड़ना है? तो जोड़ दो असमान स्वर। तो असमान स्वर इनके साथ जब जोड़ा जाता है तो अय आदि होता है, ठीक है। अय प्लस आदि, ये क्या है? अय प्लस आदि, ये कैसे जुड़ा है? अय प्लस आदि। क्या इसमें आधा वर्ण है? नहीं। आदि मतलब आदि एक्सेट्रा, अलग अलग। जैसे कोई शब्द अपन को बोले कि 3-4 शब्द बोलने पड़े, राम, मुकेश, श्याम, आदि। आदि का मतलब कि और भी लोग हैं, तो आदि का मतलब क्या होता है? और भी लोग हैं। तो उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो उसके जो परिणाम जो शब्द है वो क्या निकलेगा? वो जो अय वाले शब्द निकलेंगे। तो अय अय वाला जो ये छोटी एडी वाला है, इससे बनेगा, हम लोग चेंज कर लेते कलर को, ठीक है। तो इससे बनेगा आई, और इससे बनेगा ये जो ए है, तो इस ये जो एक मात्रा वाला है, तो इससे बनेगा आई, और ओ वाला है तो उससे बनेगा औ, और इससे बनेगा आ। तो ये सारे शब्द हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमने बात करी है अभी तक स्वर संधि के, स्वर संधि के जो प्रकार है, और ये चौथा प्रकार है, और ये पांचवा प्रकार है। तो स्वर संधि के एक बार रिकैप करते हैं, और फिर दीर्घ संधि हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग देखें तो हमने सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करी, तो इसमें दीर्घीकरण होता है, इसमें आ, ई और उ, ये दीर्घीकरण होने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ का विकार होता है। इस कारण इसे दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं, इसे दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। फिर अ अथवा आ जाए, उसका मेल ई से और ई से होता है तो ए बनता है, जिसमें एक मात्रा वाला है, और उ मिलते हैं तो ओ बनता है, ओ एक मात्रा वाला। तो गुण में एक मात्रा वाला होता है। जबकि वृद्धि में क्या होता है? इसका जो परिणाम में वृद्धि होती है, दो मात्रा वाले जो परिणाम इसमें होता है, तो ये जो वृद्धि में होता है, वृद्धि में अ और आ के साथ में ए और ए होते हैं तो आई होता है, और ओ और औ होता है तो औ होता है। तो इस तरह से जो ये तीन संधियां हैं। और उसके बाद में यण में तो आधा वर्ण आता है, और अयादि में अय और आदि, अय और आदि जो है बनता है। अय मतलब ये अय आ गया, आदि में ये सारी, इसके अलावा एक्सीट्रा, इसके अलावा और भी है, तो ये अय, और ये जो छोटे वाला ए है इससे अय बन रहा है, और ये बड़ा ए है तो इससे आय बन रहा है, और इससे आओ बन रहा है, इससे आओ बन रहा है। तो ये सारे जो हमने बेसिक जो इसके फॉर्मूलाज है उसको वो डिस्कस किए। अब हम लोग सीधा ही दीर्घ स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में परिचर्चा करेंगे।
तो हम लोग दीर्घ संधि के बारे में देखें तो दीर्घ संधि के विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में एक तो अ होता है अथवा आ होता है, और ये जुड़ता किससे है? अ से जुड़ता है अथवा आ से जुड़ता है, तो इसका दीर्घीकरण होता है तो आ हो जाता है। और इस तरह से कितनी स्थितियां हैं? 12 स्थितियां हैं। ई और ई से जुड़ के ई अथवा ई होते हैं, और ये इससे भी क्या बने? बड़ा ई बनता है। और ऊ और ऊ से जुड़ के छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, उससे जुड़ता है तो भी क्या है? बड़ा ऊ बनता है। तो इस तरह से दीर्घीकरण के ये सूत्र है। तो यहाँ पे शब्दों का क्या हो जाता है? यहाँ पे शब्दों का हमें दीर्घीकरण देखने को मिलता है। तो शब्दों का हमें यहाँ पे दीर्घ रूप में स्वर मिलते हैं, इस कारण से इसे दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। तो हम खूब सारे इसके एग्जाम्पल लेने की ट्राई करते हैं। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में एक शब्द है रामन। इसके अलग अलग शब्द हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो एक शब्द है वार्तालाप। एक शब्द क्या है? वार्तालाप। ठीक है। और ये जो वार्तालाप है, ये जो इसको आप तोड़ो तो आप नियम अगर आपको याद नहीं है तब भी जो इसमें शब्द आप तोड़ो, एक तो होगी वार्ता। वार्ता मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन के लिए जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं वार्ता। और वार्ता के साथ में जो है यहाँ पे अलाप होगा या आलाप होगा, तो ये हमें आलाप शब्द का ध्यान रखना। तो वार्ता और आलाप, तो वार्तालाप, तो वार्तालाप इससे बन गया। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे एक जो नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जो कि नवीं से लेकर 12वीं तक के लिए चलती है, उसके सारे एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके सारे जो 50 एग्जाम्पल है दीर्घ संधि के, सारे लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम हमारे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे सवाल बनते ही है, और एग्जामिनर भी उस पुस्तक का सहारा लेते हैं, तो उस पुस्तक को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हालांकि उसमें सिंपल नेचर के क्वेश्चन ज्यादा है, पर वो सवाल आते हैं तो हमें वे सारे करने हैं। एक शब्द है नयनाभिराम। नयनाभिराम में क्या होगा? तो इसमें एक शब्द हो गया नयन, दूसरा अभिराम। अभिराम एक है नयन और दूसरा है अभिराम। अभिराम, नयन बोलते हैं आंख को, अभिराम मतलब सुंदर। तो ये इससे जो दो शब्द बनते हैं, एक होता है अभिराम, अभिराम। अभिराम बोलते हैं सुंदर को, शब्द युग्म के साथ से सुंदर, और अविराम बोलते हैं लगातार, अविराम। अविराम मतलब लगातार। तो साथ साथ ही शब्द युग्म भी हमने ये देखने का प्रयास किया, तो ये शब्द युग्म है। ठीक है। नैना भी राम। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है चरणामृत। चरणामृत, चरणामृत क्या है? इसमें से आप शब्द तोड़ोगे तो एक तो शब्द है चरण, चरण का मतलब होता है पैर, और अमृत, तो चरण रूपी अमृत, तो चरणामृत इससे बन जाएगा। एक शब्द है हमारे परमार्थ। तो परमार्थ को अपन तोड़े, परमार्थ, तो परमार्थ में क्या होगा? एक तो शब्द है परम और दूसरा है अर्थ, कि इसका जो परम अर्थ क्या निकलता है? एक तो परम बनेगा और अर्थ मिलेगा। अर्थ, परम धन अर्थ, तो ऐसा कोई शब्द होता नहीं, अर्थ ही शब्द होगा, और परमा भी शब्द कोई नहीं होता है, तो शब्द होता है परम और अर्थ। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे लेते हैं आपके सावधान। जो सावधान शब्द है, ये भी नवीन हिंदी व्याकरण का शब्द है, वहां से हमने उठाया सीधा। एक तो सावधान का जो हम लोग विच्छेद करते हैं, तो एक तो होता है स और दूसरा होता है अवधान। स मतलब
संयुक्त रूप साथ में, और अवधान मतलब ध्यानपूर्वक, कि ध्यानपूर्वक रहना या सावधान। सावधान की ऐसे होते हैं सावधान विश्राम, ऐसे सेना में बोलते हैं, एनसीसी में भी बोलते हैं, तो वो वाले सावधान विश्राम, ठीक है। और प्रार्थना करते तब भी बोलते हैं सावधान विश्राम। नेक्स्ट शब्द है रामानुज। चलो कुछ शब्द मैं दे रहा हूँ, इनको फटोफट आप सोल्व करो, फिर मैं इनको एक बार करवा दूंगा। रामानुज है, और देवालय है, ठीक है। सत्याग्रह है, रामायण है, दैत्यारी है। तो ये सारे शब्द हैं, इनको आप सोल्व करो। तो ये शब्द है राम और अनुज। राम मतलब भगवान राम के लिए है, और अनुज मतलब छोटा भाई। तो राम का छोटा भाई कौन था? राम का छोटा भाई लक्ष्मण या फिर भरत। तो जो ये भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, इनको क्या बोल सकते हैं? रामानुज। राम अनुज, रामानुज कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है देवालय। देव मतलब देवताओं के लिए, आलय मतलब स्थान या घर। जैसे विद्यालय होता है, विद्या के लिए जो घर होता है उससे विद्यालय बोलते हैं। देवों के लिए घर होते हैं, देवालय बोलते हैं। और मंदिर जहाँ पे होता है मंदिरालय। और शराब जहाँ पे हम लोग पीते हैं, हम तो नहीं पीते हैं वैसे, तो शराब जहाँ पे पी जाती है उसको बोलते हैं मदिरालय। तो उसे क्या बोलते हैं? मदिरालय, मदिरालय। जहाँ पे इलाज करवाया जाता है उसे बोलते हैं चिकित्सालय। और जहाँ पे अनाथ लोगों को रखा जाता है उसे अनाथालय, अनाथ धन आलय। आलय मतलब घर, अनाथालय। चिकित्सालय, मदिरालय, अनाथालय, ठीक है। तो जो ये सारे शब्द है वो आल्य शब्द से जुड़ते हैं। आल्य का मतलब होता है घर, ठीक है। और एक होता है सत्याग्रह। जो सत्याग्रह शब्द है, ये मूल शब्द इसमें क्या है? इसमें सत्य है और आग्रह, सत्य और आग्रह से जुड़ा है। तो इसके ये शब्द है सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब विनती करना। आग्रह मतलब कि आप मनाना किसी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, उसको मनाना। उसके लिए क्या करें? तो गांधी जी ने बोला कि सत्याग्रह के लिए आप अपने आप को चोट दो। आप अपने आप को परेशान करो तो सामने वाले को लगेगा कि कहीं ना कहीं वो सामने वाली पार्टी गलत है, तो वो अपने आप में परिवर्तन करेगी। तो सत्याग्रह का राह है वो गांधी जी ने अपनाया था। अगला है रामायण। तो राम, भगवान राम का नाम है। अयन, अयन मतलब मार्ग। तो ये जो अयन न है, ये राम और अयन, इससे हो गया रामायण। ये रामायण बहुत ज्यादा सिंपल शब्द है, और इसमें न है नीचे वाला, तो न का ण में चेंज हो जाएगा। तो ये एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। और ये जो रामायण, रामायण मतलब राम का, अयन मतलब रास्ता। जो राम का रास्ता है वो कांटों भरा है। वो राम का रास्ता जो बहुत ज्यादा कठिन है। तो ये जो रामायण शब्द है वो राम के रास्ते के लिए लिया गया है, उसे बोलेंगे रामायण। अगला है दैत्य और अरि, दैत्यारी। दैत्य और अरि। दैत्य किसको बोलते हैं? दैत्य राक्षस को बोलते हैं। अरि बोलते हैं शत्रु को। तो राक्षसों के शत्रु कौन हुए? तो राक्षसों के शत्रु हुए जो देवता। तो दैत्यारी किसको बोलते हैं? दैत्यारी बोलते हैं जो दैत्यारी बोलते हैं हमारे जो देवता होते हैं उनको बोलते हैं, देव को बोलते हैं। तो देवता जितने भी हैं उनको दैत्यारी बोलते हैं, ठीक है। तो अरि शब्द से खूब सारे शब्द बनते हैं। और ये जो है हम लोग दीर्घ संधि के उदाहरणों में दैत्यारी शब्द को देखा। दैत्यारी की साथ में हम लोग देखें तो एक शब्द है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी क्या शब्द है? त्रिपुरारी। कि त्रिपुर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था राक्षस का? राक्षस का नाम था त्रिपुर। तो त्रिपुर राक्षस को किसने मारा था? तो त्रिपुर राक्षस को शिव जी ने मारा था।
तो त्रिपुरारी क्या है? त्रिपुर और अरि, अरि मतलब शत्रु, त्रिपुर और अरि। तो ये किसके लिए आता है? ये शिव जी के लिए आता है, तो ये शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाता है। वैसे जो है तो त्रिपुर मतलब राक्षस और अरि मतलब मारने वाला, तो ये कौन सी जो समास के हिसाब से बात करें तो समास कौन से समास में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द होता है मुरारी। क्या होता है? मुरारी, मुरारी। कि मुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध करने वाला, उसका संहार करने वाले कौन थे? तो उनका नाम है मुरारी। मुर नाम का राक्षस था, उसके अरि, अरि मतलब शत्रु, तो उसको बोलते हैं मुरारी। मुरारी श्री कृष्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं। और शिव जी को क्या बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं आपके त्रिपुरारी। त्रिपुर नाम के राक्षस को मारने के कारण इसे त्रिपुरारी बोलते हैं। शिव जी का क्या हुआ कि शिव जी है, शिव जी को बोलते हैं कामारी। क्या बोलते हैं? कामारी। शिव जी को कामारी भी बोलते हैं। कामारी क्यों बोलते हैं? कि जो कामदेव था, कामदेव क्या हुआ? शिव जी तपस्या में घोर तपस्या में लीन थे, और उसमें समय भस्मासुर जो नाम का राक्षस है, उसका आतंक था चारों ओर। उसको खत्म करने के लिए जो शिव जी है, उनसे और शिव जी की जो पत्नी है, उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, वही उस जो दैत्य को मार सकता था। और इसलिए जो है ना शिव जी के पास में ब्रह्मा जी और ये विष्णु जी ने इन्होंने कामदेव को भेजा कि कामदेव जी आप जाओ और शिव जी को तपस्या से जगाओ। तो कामदेव जी ने बोला कि मैं तो जगा दूंगा। तो फिर वो जगाने के लिए गए, तो शिव जी जागते नहीं थे। शिव जी एक प्रकार के साधु थे, और उनको काम वासनाओं से इनको दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जब ज्यादा देर तक उन्होंने, कामदेव ने उनको परेशान किया, तो वो परेशान होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख खोली तो कामदेव नष्ट हो जाते हैं। तो कामदेव के काम में यानी कि जो वासना है उसके अरि, अरि मतलब शत्रु। वासना सांसारिक वासना भी हो सकती है, किसी चीजों के प्रति मोह के लिए हो सकती है। तो आप शिव जी का कभी फोटो देखोगे, उसमें नए प्रकार के कोई हार इत्यादि कुछ भी नहीं होता है, वो नेचुरल चीजें धारण करते हैं। तो वो है कामारी। कामारी किसको बोलते हैं? शिव जी को। शिव जी है उसको कामारी बोलते हैं। कामारी जो है काम है वो कामदेव के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक शब्द है अरि। शब्द को अपन ज्यादा खोल रहे हैं क्योंकि आगे हमारे ये काम आएगा। और संधि पढ़ने का यही उदाहरण हमारे मन में चलना चाहिए कि संधि को तोड़ना चाहिए। अच्छे से आप संधि को तोड़ लेते हो तो आपकी जो संधि है वो, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाएंगे। एक एक शब्द की विवेचना इस तरह से करो कि उससे अर्थ प्रकट हो जाए। और ये जब संधि का जो अर्थ है प्रकट हो रहा है तो इसका फायदा कहाँ है? इसका भाई त्रिपुरारी जी, जो अगर आप पीएसआई का पेपर दोगे, त्रिपुरारी जो है वो आएगा इसमें पर्यायवाची में, जो शिव जी का पर्यायवाची है। तो वो त्रिपुरारी वहां से क्लियर हो रहा है। तो त्रिपुर नाम के राक्षस को मारने वाले शिव जी, तो आपको इतना पूरा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और कामारी है तो कामारी भी ये शिव जी का पर्यायवाची है, जो पीएसआई एग्जाम आएगा। और दूसरा समास है, तो इससे समास जो है बहुब्रीहि समास, ये सारे देवताओं के जो नाम है, देवताओं के जो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अरिशब्द से, ठीक है, अरिशब्द से जो एक शब्द है कि रोगारी। रोगारी जो रोग है ना, रोगारी, ये अब शब्द मैं नहीं खोलूंगा तो भी रोग प्लस अरि होगा, तो रोगारी। तो रोगारी की रोग है, रोग को मारने वाले कौन थे? रोगों का, सारे रोगों का समूल नाश कर दिया था शिव जी ने। तो शिव जी को क्या बोलते हैं? रोगारी। ये रोगारी भी किसका नाम है? शिव जी। शिव जी ने, शिव जी के पास में क्या थी? औषधियां थी। तो इनके पास में मेडिसिन थी, औषधियां थी। तो औषधियां होने के कारण ये रोगारी है, रोग के शत्रु हैं, रोग को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, एक है, तो फिर दो शब्द होते हैं। एक होता है, एक होते हैं सुरारी, और दूसरा है असुरारी। शब्दों की बारीकी पे ध्यान देना, ये सारे शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टिकोण से मेरिटोरियस है। तो सुरारी क्या होता है कि सुर और असुर, ये है सुर और ये है असुर।
सुर किसको बोलते हैं? देवता को बोलते हैं। और असुर किसको बोलते हैं? राक्षस को। सुर बोलते हैं देवता को, असुर बोलते हैं राक्षस को। अरि मतलब शत्रु। अरि मतलब शत्रु। तो जो सुर और अरि है तो उसको बोलेंगे सुरारी। जो सुरारी, जो देवताओं के शत्रु कौन है? वे है राक्षस। तो सुरारी किसको बोलेंगे? सुर मतलब देवता, देवताओं के शत्रु हो गए राक्षस। तो ये राक्षस का पर्यायवाची है। और असुरारी, ये जो देवताओं का असुर जो है उनके अरि कौन है? उनके शत्रु कौन है? उनके शत्रु है देवता। उनको मारने वाले कौन थे? देवता। तो ये दो शब्द है, ये जो सुरारी और असुरारी। ठीक है। और हाँ अच्छा, अपन अरि अरि शब्द खूब ही बार ले लिया हमने, अरि शब्द को खूब ही बार ले लिया। तो अरि शब्द का मतलब समझते हैं। तो अरि, तो अरि बोलते हैं शत्रु को। किसको बोलते हैं? शत्रु को। और जो दूसरा अरि होता है, जो रही बड़ी होती है, तो अरि बोलते हैं सहेली को। अरि ओ सहेली, इस तरह से जो आप याद कर सकते हैं, अरि और अरि, ये दो शब्द युग्म है, अरि और अरि। ठीक है। इसके बाद में और शब्द लेते हैं जो कि इसी शब्दों से संबंधित हैं। एक है आपका शब्द अगला, तमारी। तमारी किसको बोलते हैं? तमारी। तो तमारी शब्द है, तो तम बोलते हैं अंधेरे को। किसको बोलते हैं? तम बोलते हैं अंधेरे को। और अंधेरे का जो तम और अरि मतलब शत्रु। जो अंधेरे का शत्रु कौन है? वो अंधेरे का शत्रु है दीपक। तो तमारी किसको बोलते हैं? दीपक को। दीपक में बड़ी मात्रा होगी, दीपक। ठीक है। तो इस तरह के जो हमने अरि शब्द से खूब सारे शब्द हमने देखे हैं, उनके बारे में हमने विवेचना करी है। ठीक है। उस तरह से सामान्य शब्द है, एक है रावणारी। तो रावण को मारने वाले या रावण के जो शत्रु थे वो थे राम थे, तो उन्हें रावणारी बोल सकते हैं। ठीक है, राम जी को। और अरिहंत, एक अरिहंत शब्द है जो जैन धर्म से रिलेटेड शब्द है। तो अरि बोलते शत्रु को, हंत मतलब मारने वाला। जो अरिहंत एक शब्द है उसका मतलब भी इसी से अरि और हंत। और अरि मतलब कि शत्रु, और हंत शब्द बना हंता से, हंता मतलब मारने वाला। खुद के जो मन में द्वेष और ईर्ष्या, इस तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं, उनको मारने वाले को अरियंत बोलते हैं। अरियंत अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जो किससे जुड़ा हुआ है? जैन जो रिलीजन है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द है अरिहंत। ठीक है। और इस तरह से हम लोग आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। आगे एक शब्द है, हमने दीपावली का एग्जाम्पल हमने पहले ले लिया था, दीपावली का। तो दीपावली में दीप, दीप मतलब दीपक, और अवली मतलब माला। तो दीपों की जो पंक्ति होती है उसे दीपावली कहते हैं। दीपावली क्या होती है? दीपों की पंक्ति होती है, इसमें खूब सारे दीपक होते हैं। और एक अपनी जो राजस्थान में एक इस तरह से जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है? जो इस तरह से पर्वत होते हैं उसका नाम है अरावली। अरावली में जो शब्द है वो अर शब्द है एक तो, और अर और अवली से जुड़ा हुआ है। अरावली क्या होती है? अर मतलब इस तरह का एक चक्र होता है, जो पहिए का चक्र होता है, उस तरह से जो रथ के पहिए का चक्कर होता है उस तरह से, तो उसे अरावली बोलते हैं। तो ये इस तरह से पहिए के चक्कर की तरह से पूरी अरावली पूरे राजस्थान से लेके पूरे जो रायसीना हिल तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर, तो काफी बड़े एरिया पर है। तो उसे क्या बोलते हैं? अरावली। और एक है गीतावली, एक शब्द है गीतावली। तो इस गीतावली में क्या है? एक शब्द है गीत, एक शब्द क्या है? गीत। और अवली,
जो गीत क्या होता है, गीत यानी कि संगीत जो सॉन्ग है वो, और अवली मतलब माला, कि खूब सारे जो गीत मिल जाएंगे तो उससे गीतावली बनेगी। ठीक है, और गीतावली जैसा एक शब्द है कवितावली, तो उसको अपने को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कविता और अवली से बनेगा कि खूब सारी कविताओं को अगर जोड़ के बताओ तो कवितावली बन जाएगा। ठीक है, और पदावली, तो पदों से जोड़ के पदावली बन जाएगा। ठीक है, शब्दावली, शब्दावली जो शब्दकोश में होता है शब्दावली, तो शब्दों का जो अवली होती है, खूब सारे शब्द होते हैं तो वो है शब्दावली। शब्दावली में खूब सारे शब्द होते हैं तो शब्दावली, जो डिक्शनरी होती है उसमें शब्दावली होती है। तो ये सारे अवली शब्द का हमने पूरा देख लिया। और उसके बाद में नामावली, नामावली में खूब सारे नाम होते हैं, नाम ही नाम होते हैं, तो नामावली, नाम की अवली, अवली मतलब माला या पंक्ति, तो नामों की जो पंक्तियां हैं, एक नाम के बाद दूसरा नाम, नाम खत्म ही नहीं हो रहे, नाम ही नाम है, तो नामावली है। ठीक है, और अगला है वृक्षावली, तो वृक्षों का जो ग्रुप है उससे बोलेंगे वृक्षावली, उसे क्या बोलेंगे, वृक्षावली। तो खूब सारे वृक्ष हैं, वृक्षों का वृक्ष ही वृक्ष है, उनमें वृक्षों की माला है, इस तरह की जो है वृक्षों की पंक्ति है, वृक्षावली। वृक्षावली क्या होती है, वृक्षों की पंक्ति, वृक्षों की पंक्ति को बोलेंगे वृक्षावली। तो ये हमने जो अवली शब्द है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और अवली का मतलब होता है पंक्ति। तो हम एक नेक्स्ट क्लास है, उसमें जो आगे का टॉपिक हम लोग आगे इस दीर्घ संधि के बारे में खूब आगे और विवेचना करेंगे, और अभी हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं।